नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, जनता को देशभक्ति का नया पाठ पढ़ाने के चक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिए नई मुसीबत खड़ी कर ली है। मोदी ने देशभक्ति के नाम पर लोगों से कई किस्म के त्याग करने का आह्वान किया। रविवार यानी कल तेलंगाना में नरेंद्र मोदी थे और वहां मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट का हवाला देते हुए पेट्रोल कम खर्च करने, खाने के तेल का उपयोग कम करने, 1 साल तक सोना न खरीदने और विदेश यात्रा पर न जाने जैसी बातें कही हैं। बहुत सारी बातें और मुख्य रूप से 7 बातें। तो विपक्ष ने उन्हें बुरी तरह से घेर लिया है और अब मोदी के ही पुराने बयानों को निकालकर उनसे सवाल किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने इसी मसले पर लिखा है कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो यानी वर्क फ्रॉम होम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में मोदी को इस मुकाम पर ला दिया। मोदी ने देश को 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें क्या न खरीदें, कहाँ जाएं कहाँ न जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कंप्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं। वहीं तेजस्वी यादव ने मंगलसूत्र छीनने वाले बयान की याद दिलाई और 2024 और 2026 दोनों के वीडियो तेजस्वी ने शेयर किए हैं। जरा उस वीडियो को दिखाता हूं पहले और उन्होंने लिखा क्या है ये भी देखते हैं। पहले वीडियो देखिए। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचा। तो सुन लिया आपने। इसके अलावा इन्होंने बहुत कुछ कहा। बोला पेट्रोल डीजल बचाने के लिए आप कार से मत जाइए, कार पूलिंग कीजिए, मेट्रो में जाइए, जहां मेट्रो नहीं है वहां पैदल जाइए। ये सारी बातें यहाँ कहते हुए नजर आए। वर्क फ्रॉम होम कीजिए। ये सारी बातें आपके लिए हैं, ये नरेंद्र मोदी के लिए नहीं हैं। इन सब तमाम मसलों पे जहाँ 2024 और 2026 ये 2 अलग अलग वीडियो आप मोदी जी के देख रहे थे, इसे शेयर किया है तेजस्वी यादव ने। और इसके बाद तेजस्वी यादव ने जो लिखा है आपके सामने रखता हूँ। तेजस्वी यादव यहाँ लिखते हैं, विपक्षी आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। 2024 में कह रहे थे, 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी जी। आप सोना खरीदना बंद करो, 2026 में मोदी जी। प्रधानमंत्री जी, सच झूठ का वक्त हिसाब कर रहा है। कितने दिन तक देशवासियों को गुमराह करते रहेंगे साहब। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तो सीधे पूछा है कि क्या ये आर्थिक आपातकाल की आहट है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों को सलाह दी है कि वो खाने पीने, यात्रा और सैर सपाटे पर होने वाले खर्च में कटौती करें, यहाँ तक कि सोने और अन्य कीमती चीज़ों की खरीद में भी कमी लाएं। इसके बाद केजरीवाल ने सवाल किया है कि क्या ये आर्थिक इमरजेंसी की आहट है? क्या देश भारी आर्थिक संकट में फंस गया है? ऐसा तो देश में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री को देश के सामने सच्चाई स्पष्ट रूप से रखनी चाहिए कि आखिर देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति क्या है। ये कह रहे हैं यहाँ अरविंद केजरीवाल, पूछ रहे हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा, कांग्रेस नेता सचिन पायलट जैसे तमाम विपक्षी नेताओं ने मोदी के इस त्याग वाले बयान पर ऐसी खिंचाई कर दी है कि अब अपने बचाव में सरकार ने अलग अलग मंत्रालयों के सचिवों को उतार दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया है। जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग को अपनाएं, माल की ढुलाई के लिए रेलवे को प्राथमिकता दें और जहां भी मुमकिन हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह भी कहा है कि हम सब मिलकर अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें ताकि देश पर जो आर्थिक बोझ अभी पड़ा हुआ है उसे कम किया जा सके, ये कह रहा है पेट्रोलियम मंत्रालय। इसी तरह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कहा है कि हमें उस भावना को समझना चाहिए जिसके बाद प्रधानमंत्री ने यह अपील की है। हैदराबाद में अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने वैश्विक आर्थिक व्यवधानों, आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के कारण बढ़ती कीमतों का सामना करने में भारत की मदद के लिए सामूहिक भागीदारी का आह्वान किया है। उन्होंने कठिन समय में नागरिकों से जिम्मेदारी से जीने और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम और कुशल उपयोग करना है। ऐसा नहीं है कि संसाधनों की कमी है, पर्याप्त भंडार और संसाधन उपलब्ध हैं और सभी मंत्रालयों द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं जिसकी जानकारी जनता को प्रतिदिन दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने यह अपील इस भावना से की है कि हम वास्तव में उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए कदम उठाएं। उन्होंने लोगों से विदेशी मुद्रा प्रवाह पर दबाव कम करने के लिए 1 वर्ष तक गैर जरूरी सोने की खरीद से बचने का अनुरोध किया है। इसीलिए उनकी हर अपील वास्तव में हमारे संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने और यहां के लोगों पर किसी भी आर्थिक प्रभाव को कम करने के संदर्भ में की गई है। तो दोस्तों, अब तक यह देखा जाता था कि मोदी पर जब भी विपक्ष हमलावर होता था तो बीजेपी और एनडीए के बाकी नेता मोदी के बचाव में उतरते थे। आज भी सुबह से ऐसा ही हो रहा है। कई नेताओं ने मोदी के त्याग वाले बयान की तारीफ की है, लेकिन शायद उसका असर नहीं हो रहा है। इसीलिए अब अधिकारियों को, जी हां, सरकारी अधिकारियों को इस काम में लगाया गया है कि वो नरेंद्र मोदी का बचाव करें। वाकई देश ने इससे पहले बेचारा और लाचार प्रधानमंत्री नहीं देखा जिसकी कथनी और करनी को सही साबित करने के लिए सरकार के बाकी लोगों को मैदान में उतरना पड़े। अब देखना यही है कि मीडिया मोदी के बचाव में कैसे तर्क देगा और कैसे राहुल गांधी को गलत साबित करेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने तो मार्च से ही बता दिया था कि बड़ी मुसीबत आएगी। कोविड काल में भी राहुल गांधी ने ऐसी ही चेतावनी दी थी। राहुल गांधी ने यह भी कहा था, या अभी कह भी रहे हैं, कि देश संभालना अब इनके बस की बात नहीं है और यही शायद सच भी है। कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम राहुल गांधी कह रहे हैं, क्योंकि कल मोदी लोगों को बता रहे हैं कि बचत कैसे करें और आज नरेंद्र मोदी को आपने देखा सोमनाथ में रोड शो कर रहे थे, मंदिर में पूजा पाठ, मंदिर के ऊपर एयरफोर्स के जेट को उड़ते देखने का मजा लेना, ये सब कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये तस्वीर देखिए आप, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। जब यहां सोमनाथ मंदिर पहुंचे तो इससे पहले एक पूरा का पूरा काफिला, और वो भी पैदल वाला काफिला नहीं, कारों वाला काफिला, उस काफिले में नरेंद्र मोदी। और ये ऊपर जो देख रहे हैं, इसके ऊपर अभी और आप देखिए, अभी थोड़ी देर में वो तस्वीर भी आप देखेंगे जहां जेट को उड़ते हुए आप देखेंगे, उसका मजा ले रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये सब कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, एयरफोर्स के जेट को उड़ते हुए। अभी वो तस्वीर अभी आएगी। इसको अमित शाह जी ने इसको शेयर किया है, इस वीडियो को उन्हीं के हैंडल से उठाया हूं मैं आपके लिए। ये देखिए, ये देख लीजिए आप। क्या ये पानी से चलता है? एयरफोर्स के जेट विमान जो हैं पानी से चलते हैं क्या? अगर चलते हो तो बता दीजिएगा, मेरा ज्ञान अधूरा है शायद। और इसका क्या मतलब है, क्या मायने रखता है जब आप आपको देश के नागरिकों को तेल पेट्रोल की खपत कम करने के लिए बोल रहे हैं, विदेश की यात्राएं कम करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन आपको बता देता हूं कि इसी शुक्रवार को, आज तो सोमवार है, इसी शुक्रवार 7 दिनों के लिए नरेंद्र मोदी 5 देशों की विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं।
निकल जाएंगे। 5 देशों की विदेश यात्रा पे जा रहे हैं। हिंदुस्तान में गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, क्या करेंगे विदेश में, वो भी यूरोप जा रहे हैं। यूएई के बाद सीधे यूरोप जाएंगे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में भी वो नॉर्वे जा रहे हैं, स्वीडन जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं और हॉलैंड जा रहे हैं, नीदरलैंड्स, ये सारे देश जा रहे हैं मोदी जी। तो यूएई जा रहे हैं, उसके बाद वो सीधे पहुंचेंगे, उसके बाद वो यूरोप पहुंच जाएंगे। स्कैंडिनेवियन कंट्री में आप वो नॉर्वे और स्वीडन जाएंगे, और उसके बाद इटली जाएंगे, और उसके बाद वो हॉलैंड जाएंगे। हो गया 5 देशों की यात्रा। मज़े हैं नरेंद्र मोदी जी के, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, उनसे तो कोई पूछेगा नहीं, वो तो अवतरित हैं, उनको जनता ने चुना नहीं है। तो मोदी अपनी शानदार जिंदगी में कहीं राई रत्ती की कटौती भी नहीं कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या मोदी के प्रेम में पागल लोग, जिसे अंधभक्त कहते हैं, इस त्याग को करने के लिए तैयार हैं? अभी शादी ब्याह का सीजन है, जरा सवाल पूछना चाहता हूं। कई बीजेपी नेताओं के घरों में भी शादियां होंगी, तो क्या वहां मेहमानों को बिना तेल का खाना परोसा जाएगा, या वर वधू के लिए सोना चांदी कुछ नहीं खरीदा जाएगा? क्या बीजेपी समर्थक धनाढ्य तबका इस बार छुट्टियां भारत में ही मनाएगा और विदेश यात्राओं की टिकटें कैंसिल करवा देगा जो ले चुका है? ध्यान रहे कि मोदी ने जो अपील की है उसमें अधिकतर अमीरों पर ही लागू होती हैं ये अपीलें। गरीब तो गरीब हैं, वैसे भी कम तेल में आधे पेट खाना खाता है गरीब। सोना चांदी आम लोगों की पहुंच से तो दूर हो चुका है। विदेश यात्रा तो दूर, लोग देश में यात्रा करने में हिचकने लगे हैं क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। हाँ, किसानों से यूरिया और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल न करने की जो अपील मोदी ने की है, क्या उसमें देश को बड़ा नुकसान होगा, यह भी सोचना होगा। और इसके बाद क्या होने जा रहा है अगर यूरिया और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप कम करेंगे तो? श्रीलंका ने भी कुछ दिनों पहले किया था, उसके बाद उसे वापस लेना पड़ा यह निर्णय। ज्यादा पुरानी बात नहीं, अभी 2 महीना पहले की बात बता रहा हूं। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे, क्या मोदी से देश वाकई नहीं संभल रहा है? क्या देशभक्ति के नाम पर त्याग की अपील मोदी की कुर्सी हिला देगी? विपक्ष ने कैसे चौतरफा घेर लिया है इस मसले पर? क्या देश गंभीर संकट में है, या ये कहें कि मोदी ने क्या देश को गंभीर संकट में धकेल दिया है? चलिए, थोड़ा तीखा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बात हम आप या विपक्ष के नेता नहीं कह रहे हैं, ये बात सीधे नरेंद्र मोदी जी ने कही है और कोविड काल की याद दिलाई है। बुरे दिनों की याद कौन दिलाता है? आप याद करना चाहेंगे क्या बुरे दिनों को? बिल्कुल नहीं। कोविड काल को कौन याद करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। लेकिन कोविड काल की याद दिलाकर देश के प्रधानमंत्री अगर ये बताना चाहते हैं तो वो आपको डरा रहे हैं। आखिर क्यों डरा रहे हैं? इस डर के पीछे, और उसमें भी कह रहे हैं कि देशभक्ति के नाम पे। कल को देशभक्ति के नाम पे और करेंगे आप अल्पसंख्यकों को मारो, मारने निकल जाएंगे, या कुछ और कहा जाएगा ये करेंगे। ये गलत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी हैं, थोड़ी देर में और साथी जुड़ेंगे। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। स्वामी जी, आपको नींद आ रही है लग रहा है, इतनी गहरी गंभीर बातें कर रहा हूं, शायद आप खो गए बातों में, खो गए आप बातों में। नहीं, ऐसा नहीं, नींद तो इसलिए नहीं आ रही है, नींद बल्कि आ ही नहीं रही है जब से नींद उड़ गई, नींद उड़ गई है। मैं तो अपने भविष्य के लिए चिंतित जी जी जी, भविष्य, देश का भविष्य, जी बहुत चिंता, बहुत ये जो विषय है बहुत चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक है। शुरुआत करते हैं। पहले स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का, आप तीनों साथियों का स्वागत है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं उनका भी स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। जो जुड़ेंगे उनका भी स्वागत है। थोड़ा सा तीखा है लेकिन कभी कभी स्वाद लेना चाहिए इस तीखे भोजन का भी, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भोजन में तेल का इस्तेमाल आप कम से कुछ नहीं तो 10% तो कम कर ही दीजिए। अच्छी बात है, कीजिए, तेल नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। लेकिन किस लिहाज से? कोई डॉक्टर कह रहा है या देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अगर तेल खाने और सेहत की बात करते, किसी सेहत वाले कार्यक्रम में जाते और वहाँ ये बात करते तो शोभा देती ये बात। लेकिन वो सिर्फ यही नहीं कह रहे हैं, वो तो सोना चांदी खरीदने से भी मना कर रहे हैं।
विदेश यात्रा करने से मना कर रहे हैं। खुद जा रहे हैं, बताया ना, 5 देशों की यात्रा पे 7 दिनों के लिए। 7 दिनों के लिए लंबी यात्रा है। और उसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है। क्या ये सारी बातें राहुल गांधी ने नहीं कही थी क्या? ज्यादा पुरानी बात है क्या? हमारे साथ सुनील शुक्ला जी भी जुड़ गए। सुनील जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत गंभीर चर्चा। जरा राहुल गांधी का बयान जरा ले आइए स्क्रीन पर। आज सुना भी रहे थे एक कार्यक्रम में, जरा ले आइए। मैं अपनी टीम को कहूँगा, ले आइए जरा। अभी पार्लियामेंट में राहुल गांधी पूछ रहे थे कुछ सवाल, कह रहे थे कि भाई अब भी आज वाला बयान जो है वो ले आइए, आज जो हमारी राय में सुना रहा था मैं, चलिए उसको ले आइए। और बहुत इम्पॉर्टेंट है राहुल गांधी का बयान। और वो बयान इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब उस समय विपक्ष बोल रहा था कि मोदी जी आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं, देश के उत्थान के लिए, भविष्य में देश जो है, हाँ ये बयान जरा सुन लेते हैं, चलिए सुनिए। साइकिल का पैसा बर्बाद हो रहा है। आप लोग जब स्पीकर के खिलाफ लोग कॉन्फिडेंस लाए, उस पर चर्चा कीजिए। 2.5 लाख रुपए हर मिनट का जो है नुकसान हो रहा है। दिल्ली का 5 साल में चेयर से बोला क्या समझौना, और जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब सेंट्रल चीज है, मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है। उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है? यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है, वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो जरूरी नहीं है? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पर हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी। डिस्कशन की बात हो रही थी। जरा हमारे तमाम साथियों को ले आइए स्क्रीन पर और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी पहले कह चुके हैं। स्वामी जी, आना चाहता हूं आपके पास, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कैसे देखा जाए, क्या सचमुच देश संकट में धकेला जा चुका है? धकेलना ही कहेंगे और क्या, या संकट में जा चुका है ये कहें? ऑटोमेटिकली तो जाएगा नहीं। आप किसी के हाथ में, कल ही आपने देखा तमिलनाडु सी जोसेफ विजय के हाथ में, उधर पश्चिम बंगाल अधिकारी जी के हाथ में, अब कल हिमंता बिस्वा शर्मा के हाथ में असम। सब ऐसे जाता है। वो तो राज्य की बात है, लेकिन देश तो नरेंद्र मोदी के हाथ में है। नेता विपक्ष कह रहा है कि आइए चर्चा कर लें। और अब आज, और हद तो तब होती है जब पेट्रोलियम मंत्रालय के संयुक्त सचिव महोदया जो हैं वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं आज से महीना 2 महीना पहले कि सब कुछ ठीक है, सब बल्ले बल्ले है। और उसके बाद आज कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं उसको मानिए। सूचना मंत्रालय नीचे वाला हाथ लगाने आता है, वो कहता है नहीं संभालता है, मतलब वो कह रहा है नहीं वो सब कुछ है, मंत्रालय सब देख रहे हैं, मिनिस्ट्री। अभी पढ़ के सुनाया सब कुछ, इतना बड़ा, इसलिए मैं पढ़ के सुनाया कि कम से कम कोई ये ना कहे कि हमारी बातें आपने नहीं रखी। पूरी बात रखा हूं, पूरी बात। लेकिन माना क्या जाए, क्या कोई अपनी बेटी की शादी करेगा तो जेवर जेवरात नहीं खरीदेगा किसी के घर में? और क्या नरेंद्र मोदी 2024 में जो भाषण दे रहे थे उसी भाषण का उल्टा नहीं बोल रहे हैं जो तेजस्वी यादव ने बताया है, जिस वीडियो को सुना दिया? स्वामी जी, देखिए राजीव जी, आप कह रहे हैं कि देश क्या बड़े आर्थिक संकट में फंस गया है। देखिए, मेरा ये मानना है देश तो उसी दिन आर्थिक संकट में पड़ने की शुरुआत हो चुकी थी जब 2014 में माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था। देखिए, 2014 के बाद लगातार सारे ऐसे कदम उठाए गए जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाए।
सबसे पहला जो हमारी देश की सबसे बड़ी ताकत थी, हम 145 करोड़ लोग एकजुट थे और एक परिवार की तरह रहते थे, हमारे परिवार को तोड़ने का प्रयास हुआ। उसके बाद आपने देखा नोटबंदी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपके दर्शक श्रोताओं से भी निवेदन करता हूं, गूगल में सर्च कर लें। आज तक जितने भी देशों में नोटबंदी हुई है वहां की अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई है। वो नोटबंदी केवल इसलिए कराई गई थी छोटे उद्योग खत्म हो जाएं, एमएसएमई खत्म हो जाएं और बड़े बड़े उद्योगपति जो उनके मित्र हैं उनको फायदा पहुंचाया जा सके। जितना पैसा उस समय सर्कुलेशन में था उससे ज्यादा पैसा सर्कुलेशन में है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हिंदुस्तान में पाया गया जिसपे इनकम टैक्स ने कोई एक्शन लिया हो कि उसने बहुत ज्यादा नोट कन्वर्ट कराए हो। 99.5% पैसा वापस आ गया बैंकों में, कहीं कुछ नहीं हुआ। हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर दिया गया नए नोटों की छपाई में और पुराने नोटों के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने नकली नोट भी बैंक में जमा करा दिए, क्योंकि वहां पे कोई उस समय जांच नहीं हो रही थी। उस समय तो केवल ये था कि ये सारे पैसे को चेंज करा लिया जाए। उसके बाद आप देखिए जीएसटी कैसे लाया गया, देश की जनता को लूटा गया। और देश की जनता को समझना चाहिए कि जब आपको ये 5 किलो अनाज देते हैं, 5 किलो अनाज का कीमत होती है 150 रुपए महीना, और आपसे ये पेट्रोल डीजल के नाम पे, स्मार्ट मीटर के नाम पे, बिजली की दर के नाम पे फर्टिलाइजर बढ़ा के 2000 रुपए महीने आपकी जेब से निकाल लेते हैं। उसके बाद जैसे इन्होंने कोविड को मैनेज किया और जब इन्होंने कहा अपने भाषण में कि साहब ये कोविड लाइक सिचुएशन है, इसका मतलब तैयार रहिए, हो सकता है 2-4 दिन में ये विदेश यात्रा से लौट के या जिस दिन विदेश यात्रा में जाएं उसके पहले 8 बजे ये अनाउंस कर दें कि देश के अंदर अब सोना रखना मना है। जो भी आदमी देश में सोना पहन के निकलेगा उसका सरकार सोना जब्त कर लेगी और सरकार के खाने में उसको जमा करा देगी। तैयार रहेगा, मंदिरों से नहीं करेगी। मंदिरों में लाखों करोड़ों का सोना चढ़ाया जाएगा, वहां पे हो जाएगा, लेकिन एक गृहिणी अपना जो स्त्री धन होता है उसको बचाने के लिए करेगी। फिर कह रहे हैं ये खर्चे अब कम कर दें। देखिए देश की 80% नहीं बल्कि 90% जनसंख्या ऐसी है जिसकी आमदनी 25,000 रुपए से महीने कम है। अरे खर्चा करने वाले लोग कौन है? अभी बंगाल के इलेक्शन में, आसाम के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के कितने हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे? क्या उसमें एविएशन फ्यूल नहीं लगता है? क्या उसके अंदर आज सोमनाथ के अंदर जो माननीय मोदी जी अपनी यात्रा निकाल रहे थे उसमें कितनी कारों का कन्वॉय था? उसके बाद क्या ये आपको अधिकार है? हम महात्मा गांधी को क्यों मानते हैं? हम लाल बहादुर शास्त्री को क्यों मानते हैं? देश क्यों मानता है? महात्मा गांधी को इसलिए मानता है कि वो व्यक्ति बैरिस्टर था, पढ़ा लिखा आदमी था, उसकी प्रैक्टिस चलती थी। मैं उनका घर जहां उनका जन्म हुआ है देखने गया था गुजरात। अच्छे संपन्न परिवार के आदमी थे महात्मा गांधी। एक धोती में इसलिए रहे थे कि हिंदुस्तान की जनता जब तक उसके पास कपड़े नहीं होंगे तब तक गांधी जी ने। लाल बहादुर शास्त्री क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहते थे, जब उन्होंने कहा एक समय का खाना छोड़ दो। लेकिन हम ये कैसे सहन करें कि जो आदमी हमसे कह रहा है कि अपने खर्चे कम कर दो, वो 1.5 लाख का जूता पहने, 10 लाख का सूट पहने, वो चश्मा 2.5 लाख का लगाए, 12 करोड़ की गाड़ी में घूमे, 8,000 करोड़ की हवाई जहाज में उड़े। और हमसे कहा, ये तो उसी प्रकार की बात हुई राजीव जी कि एक बाप जो है 6 पैग लगाए, अपने बेटे से कहे कि शराब पीना मना है और उसको उपदेश देने के बाद फिर 6 पैग लगा ले। तो आप जाके वहां पे ये सारा हमारे देश के जनता का मखौल क्यों उड़ा रहे हैं? आप देश की जनता का मखौल इसलिए उड़ा रहे हैं क्या कि आप जानते हैं जैसे आपने बंगाल में किया, जो अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि आपने ईवीएम में तो वोट डलवाया किसी और ईवीएम में जिसके 17C के हिसाब से फॉर्म नंबर अलग थे और उसमें काउंट करा लिया आपने किसी और में। जब उस पर आपत्ति की गई तो मार मार के आपने बाहर भगा दिया। मैं देखिए राजीव जी, जो तमिलनाडु के अंदर घटना घट रही है इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, बहुत बड़ी घटना है और मैं इसे निर्णायक युद्ध समझ रहा हूं। और मोदी जी के जाने का समय आ गया है। कितने महीने लगते हैं, कितने दिन लगते हैं, देखने की बात है। क्योंकि देखिए विजय ने किस प्रकार से स्टालिन के घर जाके उनसे मुलाकात की और स्टालिन ने भी किस प्यार से उनसे मुलाकात की, उनको वेलकम किया। किस प्रकार से उन्होंने 3 निर्णय लिए कि जनता के हित में हैं। और अगर मोदी जी ने, और आपने देखा पिछले 5 साल के अंदर आपने कितनी घटनाएं देखी, ब्रिज टूट गए भाई, नए नए रोड्स टूट गई, सड़क बनी, लाखों करोड़ों की सड़क बनी, वो टूट गई। अरे अगर आप करप्शन को केवल दूर कर दें तो हमारे देश के अंदर पैसे की कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है। अमीरों के खर्चे को कम नहीं कराएंगे आप। मुकेश अंबानी साहब से नहीं कहेंगे अनंत अंबानी की शादी में 5,000 करोड़ मत खर्च करो, वहां पे ठीक है। शरद पवार जी के बर्थडे में जब अडानी जी जाएंगे और आप जाएंगे, अरे कम से कम राहुल गांधी उस समय जब सब बड़े बड़े देश के सेठ और बड़े बड़े राजनेता उनके घर में चांदी और सोने की प्लेट में खाना खा रहे थे, उस समय वो मजदूरों के साथ था, वो अंबानी जी की शादी में नहीं गया था। और यहाँ पे वो जाता है कुलियों के पास, वो जाता है दूसरों के पास। और यह 10 लाख का सूट पहनने वाले अगर हमें ज्ञान देंगे,
देखिए, हम कोई भी त्याग करने के लिए अपने देश के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हमें ज्ञान देने वाला है, जो बता रहा है, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, आज के तारीख में हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। वरना वो खुद कल अगर एक धोती में पहन के निकल आए, नंगे पैर चलें, वो भी अगर मेट्रो से चलें, अगर वो भी ट्रेन से चलें। और राजीव जी, आखिरी बात कहता हूं, मेरे को बड़ा अफसोस हुआ, एक बार मैं यहां से लखनऊ गया और पहली बार अपने जीवन में और आखिरी बार वंदे भारत ट्रेन में गया, क्योंकि प्लेन का जो टाइमिंग था वो बहुत ज्यादा मैच नहीं कर रहा था। इतना ज्यादा अफसोस मुझे हुआ, एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ, उसकी ट्रेन छूट गई थी, उसने आके कहा वंदे भारत पे कि मैं क्या इसमें बैठ जाऊं। उसने कहा जो टीटी ने कि साहब अफोर्ड नहीं कर पाओगे, 2,500 रुपए का टिकट है। वो गरीब आदमी। और आप ये देखिए, इन्होंने केवल वंदे भारत ट्रेन लगा के एसी कंपार्टमेंट्स और बड़े बड़े पैसे दुगने तिगने लिए, स्पीड कम कर दी शताब्दी से। और जो हमारी गरीबों की ट्रेनें हैं, जो जनरल कंपार्टमेंट्स हैं, अगर उसके अंदर एक बार राजीव जी जाके आप देख लीजिए, 50-54 लोग जिसमें बैठने चाहिए, 400 लोग बैठते हैं, टॉयलेट के अंदर लोग सोते हैं। उन लोगों से आप त्याग की बात कर रहे हो और अपने पूंजीपति मित्रों के 15 लाख करोड़ तो माफ कर देते हो। हमारे देश के गुजरात के पता नहीं कितने लोग पैसा लूट के विदेश में जाके तीसरी शादी करते हैं, वहां पे बियर और स्कॉच पीते हैं, और गरीबों को उपदेश दे रहे हो कि खाना बंद करें। अरे हमारा तो अभी तुमने चैन लूट लिया है, या हमारा खाना पीना भी बंद करा दोगे? हम अपनी सुरक्षा के लिए मेडिकल इंश्योरेंस की कोई देश में सुविधा नहीं है। पैसा ज्यादा रखो तो आप परेशान करेंगे, कम रखो तो परेशान करेंगे। ये नहीं बताएंगे अपने पैसे को लगाएं कहां। शेयर मार्केट 1.5% गिर गया, लाखों करोड़ों का लोगों का नुकसान हो गया। बैंक में आपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, कैश आप रखने को मना कर रहे हो, सोना आप रखने को मना कर रहे हो। तो भैया हम खाएं नहीं, पिए नहीं, कल भगवान न करे कोई बीमारी आ जाए, कहीं हॉस्पिटल में जाना पड़े, कहां से हम बिल देंगे? आपके तो कोई चिंता है नहीं, आपके तो अडानी जी मित्र हैं, आपके इधर डोनाल्ड ट्रंप आपके मित्र हैं। हमारे ऐसे कौन से पूंजीपति मित्र हैं कि हमारे जीवन का ध्यान रखेंगे? और गरीबों का सोच नहीं रहे आप। और ये जो चुनाव आयोग के आप एक षड्यंत्र करके आप देश के लोकतंत्र को लूट रहे हैं। ये विजय का उदय तमिलनाडु के अंदर, और उसके बाद जिस प्रकार से रेवंत रेड्डी ने इनको जवाब दिया है, जब इन्होंने बड़ी कूटनीतिक रूप से इस तरह की बात शोभा देता है कि तुम मेरी तरफ आ जाओ, तब मैं डबल इंजन की सरकार का स्रोत तुम्हारे लिए खोल दूंगा, तुम्हारा राज्य उन्नति करेगा। रेवंत रेड्डी ने जिस प्रकार का जवाब दिया है और विजय ने जिस प्रकार की बात दी है, हमें लगता है एक नए नेता का उदय हो गया है और मोदी जी के जाने का समय शुरू हो गया है। जी जी, नए नेता का उदय, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उधर तमिलनाडु की बात आप कर रहे हैं, और आज आपने बताया भी कि स्टालिन के घर गए खुद मिलने के लिए। सीएम विजय, सी जोसेफ विजय उदयनिधि के यहाँ भी गए, वो वहाँ भी उनके घर पे, वाइको के घर पे गए मुलाकात करने। और जरा प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान कितना आज की तारीख में मायने रखता है, और उस हिसाब से कि देशभक्ति के नाम, अभी उनके भाषण में सुनिए ये वर्ड, देशभक्ति के नाम पर, आप देशभक्ति के नाम पर कुछ भी करवाएंगे? क्या आप देशभक्त नहीं हैं? क्या मैं देशभक्त नहीं हूं? क्या हम लोग यहाँ जो 5 लोग बैठे हुए हैं देशभक्त नहीं हैं? और हमको देशभक्ति के लिए क्या करने कहा जा रहा है? बीजेपी के लोगों को, उनके अनुभक्तों को बड़ा बुरा लग रहा है। आज राहुल गांधी का मैं देख रहा था, राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता हैं अजय आलोक, उन्होंने राहुल गांधी को बहुत गंदा लिखा है। मैं पढ़ नहीं सकता, मैं नहीं चाहता हूं कि क्या ऐसे लोगों को, ऐसे प्रवक्ताओं को करूं, लेकिन ओवरऑल ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि आप अब हमको बता रहे हैं कि हमको क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये सलाह देने वाले आप कौन होते हैं? भले आप प्रधानमंत्री हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अब तो आप थोपने लगे। प्रशांत जी, देखिए, नैतिक मामला है ये, और नैतिकता का पहला तकाजा ये है कि वो उसकी शुरुआत आपके पास से होती है। पहली बात कि ये देश की जनता एक गलती नहीं है, और अगर आर्थिक विषमताएं हैं, आर्थिक चुनौतियां आई हैं ईरान और अमेरिका के युद्ध की वजह से, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या देश की जनता जिम्मेदार है? क्या डीबी लाइफ जिम्मेदार है? क्या हम लोग जिम्मेदार हैं? गलत विदेश नीति जिम्मेदार है। आपकी विदेश नीति गलत थी, आपने गलत स्टैंड लिए, गलत लोगों के साथ खड़े हुए युद्ध में। चाइना को तो नहीं फर्क पड़ा, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान को तो फर्क नहीं पड़ा, किसी को फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो आर्थिक विषमता पे धोखा गया देश को, ये
गलत विदेश नीति ने ठोका है। ईरान तो हमारा परंपरागत मित्र था, ईरान तो हमारा रास्ता नहीं रोकता तेल के लिए। रूस तो हमको तेल देने को राजी था, दे ही रहा था, बाजार से सस्ते में दे रहा था। आप ट्रंप की भक्ति में थे, आप ट्रंप के दबाव में थे। ट्रंप आपको डिक्टेट कर रहा था कि आपकी विदेश नीति क्या होगी। वो फोन करके आपको कहता था किससे तेल खरीदो, किससे नहीं खरीदोगे। तब देश की जनता ये फैसले नहीं कर रही थी। आपके पास ट्रंप का फोन नहीं आ रहा था, हमारे पास ट्रंप का फोन नहीं आ रहा था। जिनके पास ट्रंप का फोन आ रहा था वो दबाव में थे। तो आपकी इकोनॉमी को ट्रंप ने बर्बाद कर दिया। आप ट्रंप से क्यों झुक रहे थे? कारण बहुत सारे बताए जाते हैं। क्या एप्स्टीन फाइल एक कारण है, तमाम और कारण है। ट्रंप कैसे कहता है कि मैं आपका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता हूं लेकिन करूंगा नहीं। तो किसी दबाव में थे आप, और उस दबाव में आपने देश हित से के फैसले नहीं किए, देश की इकोनॉमी के खिलाफ जाके फैसले किए। तो ये व्यक्ति देश हित का भाषण तो कम से कम ना दें। भारत का देश हित ट्रंप नहीं तय करेगा और न ट्रंप का कोई चेला तय करेगा। भारत का देश हित भारत की जनता तय करेगी। इंदिरा गांधी ने भी अपील की थी वॉर के समय, लेकिन इंदिरा गांधी ने पहले अपने गहने दान किए थे। ये 8 करोड़ की गाड़ी में घूमने वाले और 100 गाड़ियों का काफिला चलने वाले लोग, एक रैली होती है राजीव जी, बीजेपी की एक रैली में आप हिसाब लगा लीजिए, मैंने तो एक बार गिना था 5000 से ऊपर बसें होती हैं। जरा पेन पेपर लेके हिसाब लगा लीजिए, पेन की 5000 बसों का और पंडाल का और टीवी स्क्रीन का और गाड़ियों का और हेलीकॉप्टर्स का खर्चा कितना होता है। सैकड़ों करोड़ रुपए की एक रैली होती बीजेपी की। क्या बीजेपी के पास ऑयल रिफाइनरी है? क्या बिस्कुट की फैक्ट्री है? क्या है? कहां से पैसे आते हैं? जनता ही का पैसा तो है जी। तो आप जनता के पैसे से आप ऐश कर रहे हो। 100 गाड़ियों का काफिला होता है आपका, और केवल काफिला गाड़ियों का नहीं होता। दिल्ली में कहीं निकलते हैं तो ट्रैफिक रुकता है। अभी यूरोप जा रहे हैं, जरा मोदी जी पता कर रहे हैं यूरोप में अभी प्रशांत जी अभी चुनाव बीता है। इस चुनाव में कितने हेलीकॉप्टर यूज किए गए, कितने जहाज आप कितनी बार गए, यहां से वहां से यहां आप लगातार कर रहे थे। उस समय आपको यह नहीं सूझा? उस समय क्या दुनिया में और खासकर पश्चिम एशिया में ईरान और पूरा जो अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जो चल रहा है वो उस समय नहीं चल रहा था क्या? 28 फरवरी से चल रहा है ना। उसी बीच तो चुनाव की घोषणा हुई, उसी बीच तो चुनाव हुआ है। उस समय आपको ये याद नहीं आया? अपील करते, अगर इतनी हिम्मत थी तो पहले अपील करते, और नहीं जाते उसमें, जाते ट्रेन से। गलत नीतियां, हम लोग न्यूज पॉइंट पे लगातार इस बात की चर्चा कर रहे थे कि चुनाव के चक्कर में, चुनाव की वजह से आप पेट्रोल डीजल के दाम को रोक रहे हैं, जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 27,000 करोड़ रुपए प्रति माह का घाटा हो रहा है। गोल्ड की बात कर रहे हैं, गोल्ड का $5 बिलियन का गोल्ड रिजर्व हमारा कम हो गया है। कैसे कम हो गया? आप जनता से कह रहे हो गोल्ड मत खरीदो। रिजर्व बैंक में $5 बिलियन का गोल्ड रिजर्व कैसे कम हो गया? जनता ने कम कर दिया क्या? किसने कम कर दिया? गलत नीतियों की वजह से, और जो नीतियां देश हित में नहीं थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रंप नहीं तय करेंगे देश का हित कहां है कहां नहीं है। आपने ट्रंप के कहने से तेल खरीदे, ट्रंप के कहने से आपने विदेश नीति को किया, वॉर के समय किया। ईरान से खमनेई के हत्या के 48 घंटे पहले आप इजराइल में थे। आप नेतन्याहू के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, तो उसका कीमत देश चुकाएगा। आप फोटो खिंचवाएंगे नेतन्याहू के साथ, युद्ध होगा, और युद्ध में आप अलग थलग पड़ जाएंगे, आपके जहाज रोके जाएंगे, आपका ऑयल का खर्चा बढ़ेगा, तो इसकी भरपाई देश करेगा। ये तो गलत बात है।
और ऐसे व्यक्ति तो कम से कम देश हित के बारे में तो भाषण ना दे देश की जनता को। देश की जनता देश हित जानती है। देश की जनता ने कुर्बानियां दी और आज भी दे रही है। और जब ऐसी बात आएगी कुर्बानी देने की, तो इस देश का एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो कुर्बानी नहीं देगा। शास्त्री जी निकले थे तो लोगों ने अपने घरों के गहने और रुपया पैसा सब दे दिया था। तो लेकिन शास्त्री जी के कहने पर दिया था। ये विदेशी गाड़ियों में घूमने वाले 100 गाड़ियों के काफिले लेकर चलने वाले लोगों की वजह से नहीं हुआ। ये नहीं, इनकी अपील नहीं काम करेगी। देश की जनता रूखा सूखा खाती है। 35,000 रुपए किलो का मशरूम नहीं खाती है देश की जनता। तो ये अब कई सारी बातें हैं। और ये अभी देखिए, ये जो घोषणा हुई है, ये जो उपदेश दिया गया है देश की जनता को, निश्चित तौर पे अगले कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। जो विशेषज्ञों का आकलन है, वो आकलन ये है कि 25-30 रुपए बढ़ सकते हैं। मतलब जो गैप है, पेट्रोल के दाम में जो गैप आ गया, वो 25 रुपए से कम 25 रुपए गैप आ गया, जितना घाटा हो गया। इकट्ठा 25 रुपए नहीं बढ़ेगा, धीमे धीमे बढ़ाएंगे, नीचे से पानी धीमे धीमे गर्म करेंगे। तो लेकिन इसकी जिम्मेदार जनता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पे जरा देश में चर्चा होनी चाहिए कि ये किस वजह से हो रहा है, ये आर्थिक संकट किस वजह से आया है। सिर्फ और सिर्फ गलत विदेश नीति की वजह से आया। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसके अलावा ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें तो रोज़ परेशान कर ही रही हैं, जिन तस्वीरों को हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। और देखिए, गए घर उदयनिधि भी और इधर स्टालिन भी, और दोनों हैं, और गए हैं नए सीएम। और उसके अलावा वाइको के घर भी गए हैं तमिलनाडु में। ये एक अलग घटनाक्रम, और इस घटनाक्रम से परेशान ज़रूर है नरेंद्र मोदी। और दूसरा, अपनी पोल भी खोल रही है भारतीय जनता पार्टी। उधर पश्चिम बंगाल में, खासकर पश्चिम बंगाल में, प्रशांत जी, पश्चिम बंगाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे मनोज कुमार अग्रवाल, उनको पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त कर लिया गया है, और उसका अब नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो जब एक चुनाव अधिकारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाता है, उसके बाद तुरंत उसको मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया जाता है, और दूसरा चुनाव अधिकारी जो वहाँ का मुख्य चुनाव अधिकारी है, निर्वाचन अधिकारी को पश्चिम बंगाल का चीफ सेक्रेटरी बना दिया जाता है। सुनील शुक्ला जी, देख रहे हैं, ये फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा होता है। अगर भक्ति आपने अच्छे से की है तो ये फ़ायदा मिलता है। लेकिन प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? प्रशांत जी जल्दी से जोड़िए, फिर सुनील शुक्ला जी आपके पास आता हूं। अमलेंदु जी भी हमारे साथ बने हुए। जी प्रशांत जी। सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि दो फर्क देखिए। तमिलनाडु में सरकार बनती है और वो नेता प्रतिपक्ष के घर जाते हैं, जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा उनके साथ जाते हैं, उनके साथ वो फोटो खिंचा रहे हैं, मिल रहे हैं, शिष्टाचार है, ये राजनीति है। और दूसरी तरफ बंगाल, जहाँ पे विपक्षी पार्टियों के ऑफिस जलाए जा रहे हैं, जहाँ हत्याएं हो रही हैं, जहाँ शूटर्स भेजे जा रहे हैं यूपी और बिहार से। शुभेंदु अधिकारी के पीए को जो हत्या हुई है, उसके शूटर बताया जा रहा है कि यूपी और बिहार के थे। तो ये दो पक्ष हैं। अब आप देखिए कि कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि जो चुनाव करा रहे थे वो अब सरकार का हिस्सा है। और अभी आज कल्याण बनर्जी ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में 31 सीटों में विनिंग मार्जिन जो है उनकी टीएमसी की सीटों का, वो डिलीटेड से ज़्यादा, डिलीटेड से कम है। जितने वोट काटे गए उससे वो ज़्यादा वोट कटे और वो हारे कम वोटों से। तो ये सुप्रीम कोर्ट में आज कहा है। तो ये पूरा जो नैतिक और अनैतिक का पूरा मामला है। तो आप देखिए कि आपको अनैतिक तरीके से सत्ता में कब्जा, अनैतिक ढंग से तोड़फोड़, महिलाओं की बात कर रहे थे। आप देखिए कि किस तरीके से महुआ मोइत्रा को नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने हवाई जहाज में बेइज्जत किया, किस तरीके से सोहोनी को के फोटो, अश्लील फोटो डाले गए,
किसने डाले? ये है। और इस अनैतिकता को समाजशास्त्रियों को समझना पड़ेगा कि कौन लोग हैं, ये कौन सी पार्टी है, ये क्यों हो रहा है। इस पे हम लोग कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन ये बहुत चिंताजनक है और बहुत दो तस्वीरें दो युग दिखा रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दो तस्वीरें दो युग दिखा रही हैं। और तस्वीरें, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील करते हैं कि आप पेट्रोल डीजल की खपत कम कर दीजिए, खाने में तेल की खपत कम कर दीजिए, और उसके अलावा सोना चांदी 1 साल तक मत खरीदिए, विदेश की यात्रा पर मत जाइए, और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी, यूरिया फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किसान करना कम कर दें। ये सारी बातें नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। लेकिन देशभक्ति के नाम पर, देश के नाम पर, देश की दुहाई देते हुए ये बात कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि देश को संकट में डाल चुका हूँ और ये अभी इसकी शुरुआत है। जो राहुल गांधी पहले कह चुके हैं कि ये संकट और गहराने वाला है। आज से कुछ दिनों पहले सुजाता शर्मा संयुक्त सचिव हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और कहती थी सब कुछ ठीक है, मीडिया वाले अफवाह फैला रहे हैं। हम लोग जब बातें करते थे तो हम अफवाह फैलाते थे। आज कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो सही कहा है, उनकी बात मानिए। क्या फ़र्क माना जाए सुनील शुक्ला जी? उस समय आप अफवाह फैला रहे थे इसी न्यूज़ पॉइंट में बैठ के, और आज भी आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, आप बात मान ही नहीं रहे हैं, आज भी आप बहस कर रहे हैं। धन्यवाद राजीव जी। एक तो जो सुजाता शर्मा कह रही थी वह सुजाता शर्मा नहीं कह रही थी, भारत की सरकार कह रही थी, वो मोदी जी की सरकार कह रही थी, वो मोदी जी कह रहे थे कि किसी तरह का कोई संकट नहीं। और केवल उन्होंने ही नहीं कहा, इन लोगों का, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, पेट्रोलियम मंत्री जी का, इनके भी बयान सार्वजनिक सभाओं में बिल्कुल इन लोगों ने बयान यही थी कि कोई संकट नहीं है, ये केवल और केवल एक माहौल बनाया जा रहा है, किसी तरह की कोई, और बल्कि इस तरह की बात करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं। और आज आप कह रहे हैं कि आप तेल का उपयोग कम कर दीजिए, आप पेट्रोलियम, डीजल और पेट्रोल का उपयोग कम कर दीजिए। बिल्कुल कर दीजिए, होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि क्या यह संकट आज आया है, कल आया है, एक हफ्ते पहले आया है? ये 28 फरवरी को खाड़ी की लड़ाई शुरू हो गई थी। 28 फरवरी से संकट बन गया था पूरे दुनिया में खाड़ी के, अगर आप खाड़ी युद्ध को ही मानते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। खाड़ी युद्ध तो बाद में शुरू हुआ। रूस से तेल लेना आपने पहले बंद कर दिया। रूस से आपको तेल सस्ता मिल रहा था। रूस से तेल न लेने का निर्णय सरकार का निर्णय था या खाड़ी युद्ध का दुष्परिणाम था? वेनेजुएला से तेल लेना आपने बंद कर दिया। वेनेजुएला से तेल लेना खाड़ी युद्ध का दुष्परिणाम था या आपकी अपनी नीतियां थी, आपका अपना निर्णय था? ईरान से तेल लेना आपने बंद किया, बहुत पहले से लेना बंद कर दिया था आपने, 2019 से ही। क्यों बंद कर दिया? सवाल इस बात का है कि ईरान तो आपको बहुत सस्ते दरों पर तेल दे रहा था, उस समय तो खाड़ी युद्ध नहीं शुरू हुआ। आप अमेरिका के दबाव में अपनी विदेश नीति और अपनी अर्थनीति और अपनी व्यापारिक नीति तय करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि देश के लोग ये संकट आ गया है, आप उस संकट का समाधान करने में आप विफल रहे हैं। आप राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। और प्रश्न इस बात का है कि जब यह संकट पैदा हुआ तत्काल आप उसकी बात तो करेंगे कि आप इस बिना पर निर्णय करेंगे कि हमारे चुनावी नुकसान न हो जाए, हमारे दलीय हितों पर कुठाराघात न हो जाए, हमारे जो राजनीतिक लाभ है उसके ऊपर किसी तरह का जो विपरीत असर न पड़ने पावे, इस आधार पर सरकारें निर्णय लेती हैं। आप याद कीजिए कि आप तो बड़े देश हैं। उस समय तक पूरी भारत की सरकार कर रही थी कि कोई संकट नहीं है गैस का, कोई संकट नहीं है तेल का। उस समय नेपाल की सरकार ने कहा, नेपाल एक छोटा सा देश है, उसने कहा कि किसी भी व्यक्ति को पूरा भरा हुआ गैस का सिलेंडर नहीं दिया जाएगा, देश में गैस के संकट है, ये खाना पकाने वाले गैस का संकट, एलपीजी गैस का संकट है।
दुनिया के अन्य हमारे पड़ोसी देशों में इस तरह के निर्देश जारी हो गए। आप ढिढोरा पीट रहे थे कि नहीं 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 कोई संकट नहीं है। जब संकट होगा उस समय आप कोई बात नहीं करेंगे, क्यों? कि आप उस समय देखेंगे कि हमारे दलीय हितों का नुकसान हो सकता है। और आज आप बात करेंगे इसका, जब ये सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी हेलीकॉप्टरों का, मोटर गाड़ियों का, बड़े बड़े वाहनों का प्रयोग कर रही थी विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव में, क्या उसमें डीजल पेट्रोल नहीं लग रहा था? क्या उस समय संकट नहीं था? क्या जो रुपए का अवमूल्यन डॉलर की तुलना में हो रहा है वो आज शुरू हुआ है? कल शुरू हो गया था ये? क्या आज आप कह रहे हैं कि विदेशी मुद्रा की बचत करनी है, विदेशी यात्राएं मत कीजिए आप? ये संकट तो सालों साल से चला रहा है, सभी साथ ही चिल्ला रहे हैं, सब कह रहे हैं कि इससे हमारे विदेशी मुद्रा के भंडारण पर विपरीत असर पड़ रहा है। एक भी कोई बयान दिखा दे जी, वित्त मंत्री का या प्रधानमंत्री का या किसी भी मंत्री का। विपक्ष के नेता ने, विपक्षी पार्टी के नेताओं ने कोई भी बात अर्थ संकट को लेकर कही तो पूरी सरकार टूट पड़ी कि आप देश का नुकसान करना चाहते हैं, आपको देश हित से मतलब ही नहीं है। इन तमाम सवालों को तो राहुल गांधी ने उठाया था कि देश के सामने एक आर्थिक संकट है और जिसको सरकार स्वीकार करना नहीं चाहती है। हम संसद में बहस करना चाहते हैं। कब बहस के लिए आप तैयार हुए? विपक्ष की मांग के ऊपर भी आप तैयार नहीं हुए। तो सरकार अपने दलीय हितों को ध्यान में रख करके निर्णय लेती है और उसके बाद कहेगी कि देशभक्ति के नाम पर यह काम कीजिए। और जब आप इन चीजों को छुपा के बैठे हुए थे तब आप क्या कर रहे थे? उसमें देशभक्ति नहीं थी, उसमें देश हित सर्वोपरि नहीं था। कोई भी संकट का समय हो, जब भी संकट का समय आएगा तत्काल आपको अपनी बात कहनी चाहिए। सरकार को की जिम्मेदारी बनती है क्या उसके बारे में देश को आगाह करें, चेतावनी दें। देश के लोग चिल्ला रहे हैं कि संकट है, संकट है, संकट है। देश के लोगों को यह पता है कि प्रतिदिन रियल टाइम आयात के ऊपर आप गैस की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं नागरिकों में। गैस की आयात नियमित रूप से हो नहीं पा रहा है, उसके बावजूद भी आप तैयार नहीं है लोगों को बताने के लिए कि नहीं नहीं ये संकट है और इस संकट को आप स्वीकार कीजिए। और यह संकट भी क्यों है? आपने पिछले एक दशक में जब से यह सरकार है, देश में नेचुरल गैस के भंडारण की क्षमता में कितनी वृद्धि की है? सरकार एक बता दे अभी तक कि इतना भंडारण उसके पास है। आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के भंडारण पर आपका काम चल रहा है। आपने तेल के भंडारण के लिए कौन सी व्यवस्था की? डीजल पेट्रोल के भंडारण की क्षमता तभी कम से कम नेचुरल गैस की तुलना में बेहतर है। लेकिन उसको बढ़ाने के लिए आपने क्या किया कि अगर आप कहीं से तेल मंगा लेते हैं तो उसका भंडारण कर लें आप, जिससे कि आपकी जरूरतें पूरी होती रहे। इस अपील के बाद आज प्रधानमंत्री जी ने सोमनाथ में रोड शो किया। क्या उससे डीजल पेट्रोल खर्च नहीं होता है? यह पार्टी और यह सरकार मंदिरों के जो ध्वज पताकाएं हैं जहां लगती हैं उनको सोने का आवरण लगाने की बात करती रही है, सोने का कलश स्थापित करने की बात करती रही है। और आप देश के नागरिकों से कह रहे हैं कि आप सोना मत खरीदिए। सोने के प्रति आग्रह, गोल्ड के प्रति जो आग्रह है वो तो सबसे पहले सरकार को दिखाना चाहिए था कि नहीं, इसके प्रति जो आग्रह है वह उसको कम कीजिए आप। और लोगों को विश्वास दिलाना आपको पड़े। लोग सोना क्यों खरीद ले रहे हैं? रुपए का अवमूल्यन भी एक बड़ा कारण है, आपकी अर्थव्यवस्था भी एक बड़ा कारण है, कि बैंकों की जो आर्थिक नीतियां वो भी एक बड़ा कारण है। लोग निवेश के लिहाज से सोने की खरीद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये प्रवृत्ति क्यों पैदा हो गई? आप क्यों नहीं स्वीकार करते कि आपकी अर्थनीति इस तरह से बनी जिसके कारण से लोगों में एक असुरक्षा का भाव पैदा हुआ? सरकार क्यों नहीं स्वीकार करती? राजनीतिक दृष्टि से लिए गए निर्णय जनता के ऊपर असर नहीं डालते। जी, जो राहुल गांधी ने कहा, जो विपक्ष के नेताओं ने कहा कि आप अपनी विफलताओं को स्वीकार कीजिए। और जिसकी आपने बात की कि जिस व्यक्ति को आपने एसआईआर के बारे में एक सलाहकार रखा निर्वाचन आयोग ने, वह व्यक्ति सरकार का सलाहकार हो गया। क्यों न माना जाए कि एसआईआर की प्रक्रिया इसी तरह से निभाई गई जिससे आज के सत्तारूढ़ दल को फायदा हो। इस कारण ये उनको माध्यम बनाया गया। सरकार बदलते ही, चुनाव समाप्त होते ही आप मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मुख्य सचिव बना देते हैं और उसके बाद देश के लोगों से आप नैतिक अपील करते हैं
ये नैतिक आचरण है? या कहीं से भी इसको नैतिक उदाहरण आप दे सकते हैं? किसी तरह की कोई मर्यादा, किसी भी तरह का कोई लोकहित ध्यान में नहीं है। तमिलनाडु में जो दृश्य उपस्थित हुए, ये बहुत ही सुखद दृश्य है। तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति की आप कल्पना कीजिए, जब करुणानिधि जी को आधी रात में गिरफ्तार किया गया। एआईडीएमके और डीएमके के बीच में किस तरह की दूरी बनी हुई थी। ये नेता एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार नहीं थे। स्टालिन ने तो तभी अपनी स्थिति अपने विरोधी दलों से राजनीतिक संवाद स्थापित करने के बड़े प्रयास किए और एक बेहतर स्थिति बनाने की कोशिश की। लेकिन बावजूद इसके डीएमके और एआईडीएमके के बीच में कम से कम करुणानिधि के जमाने में और जयललिता जी के जमाने में क्या दौर था। कोई इनमें से, करुणानिधि हो चाहे जयललिता जब भी मुख्यमंत्री बने, किसी का कोई मिलने के लिए नहीं गया और कोई किसी का शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गया। वर्षों बाद, दशकों बाद यह दृश्य दिखाई पड़ा है, जहां एक चुना हुआ मुख्यमंत्री मुख्य विपक्षी पार्टी जिसको उससे सत्ता से बाहर किया, वह चल करके उनके घर गया और उनसे मिलना और अन्य विपक्षी दलों से मुलाकात की। जी, यह हमारे जैसे लोग उम्मीद करते हैं कि सभी राज्यों में इस तरह के हालात बने। अब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी का दौर याद कर लीजिए, किस तरह करते हैं उससे, इस पे भी बात करेंगे। उस पे थोड़ा मैं सब्जेक्ट से अलग नहीं जाना चाहता हूँ। सब्जेक्ट जो है वो नरेंद्र मोदी का जो ये कहना कि आप खर्चे कम कीजिए, उसके क्या फ़र्क पड़ने वाले हैं, उसका कितना असर पड़ने वाला है देश के ऊपर, देश क्या सचमुच संकट में है, इस पे बात करते हैं। पश्चिम बंगाल और उधर तमिलनाडु पे बात करेंगे, हम लगातार बात कर भी रहे हैं, उस पे आराम से विस्तार से बात करेंगे। अमलेंदु जी, ज़रा आपके पास आना चाहता हूँ, क्या सचमुच देश संकट में है? राजीव जी, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि देश संकट में है, और प्रधानमंत्री ये भी बता रहे हैं कि वो देशभक्त नहीं है, क्योंकि जनता से अपील कर रहे हैं कि जनता देशभक्ति के नाम पे पेट्रोल की सेवन कम कर दे, खाद्य तेलों का सेवन कम कर दे, खाद का सेवन कम कर दे, टैक्सी से नहीं चले, सार्वजनिक वाहन से चले, बस से चले, मेट्रो से चले। प्रधानमंत्री हवाई जहाज से उड़ रहे हैं और ये बात कहने के बाद तुरंत रोड शो भी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि वो देशभक्त नहीं है, पर जनता को देशभक्त होना चाहिए। तो ये राजीव जी, प्रधानमंत्री जो है वो अपने श्री मुख से खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो देशभक्त नहीं है। संकट देश के सामने है राजीव जी, और ये निश्चित तौर पर कहा जाए तो संकट इस सरकार का बनाया हुआ है, किसी और का बनाया हुआ तो नहीं है। चलिए, आज रिजर्व का संकट आज आ गया है, आप बता रहे हैं कि साहब वो विदेशी मुद्रा भंडार हमको करना है, लेकिन प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि जो रिजर्व बैंक का रिजर्व होता है उसको 3 बार क्यों निकाला गया? क्या तब भी अमेरिका और ईरान की लड़ाई चल रही थी जब वो रिजर्व निकाला गया? उस समय कौन सा संकट था जो रिजर्व निकाला गया? आपने जो है, आपके 3 जो है वो आरबीआई के गवर्नर जो है वो चले गए और 2 तो बहुत विषम परिस्थितियों में गए। तो भाई ये क्यों चले गए 2 आपके आरबीआई गवर्नर, और तमाम जाके उल्टी सीधी बातें बाद में वो करते हैं। तो आपको ये बताना चाहिए कि सरकार ने आखिर किया क्या है। सबसे पहले ये बताइए कि रिजर्व बैंक का रिजर्व क्यों निकाला गया और कहाँ उसका खर्चा किया गया। तो ये राजीव जी संकट देश के सामने है। दूसरी बात राजीव जी ये है कि अगर तेल का संकट है तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार उसके लिए क्या कर रही है? तेल का संकट खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है राजीव जी? हम लोग मतलब अगर जाएंगे भी तो अपना मोटरसाइकिल में या गाड़ी में अगर तेल भराने के लिए जाएंगे भी, मालूम पड़े कि कल को तेल के दाम बढ़ जाएंगे तो कितना बढ़वा लेंगे। तो प्रधानमंत्री जो है जो बात दूसरों से कह रहे हैं, पहले उस पर आचरण, उस पर अमल जो है प्रधानमंत्री को स्वयं करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उस पर करना चाहिए। अब मैं देख रहा था ये पंडित नेहरू का जो है वो चलाया जा रहा है कि साहब वो पंडित नेहरू ने भी देश के लोगों से अपील की थी। हाँ बिल्कुल, पंडित नेहरू ने भी अपील की थी, लाल बहादुर शास्त्री ने भी अपील की थी, इंदिरा गांधी ने भी अपील की थी। देश के सामने संकट था तो देश को बताया था कि देश के सामने ये संकट है, इस संकट से बचने के लिए करना है। प्रधानमंत्री संकट तो बताएं कौन सा संकट है देश के सामने, तब जनता से अपील करें। प्रधानमंत्री बताएं कि भाई भारत जंग में शामिल हो रहा है, भारत के ऊपर कोई हमला हो रहा है, यहाँ का सोना जो है कि महमूद गजनवी लूट कर ले गया, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाए। तो बताएं प्रधानमंत्री कि सोना यहाँ का लूट के महमूद गजनवी ले गया, तो इसलिए देश के सामने संकट है, तो अब जनता इस पर करे। कार्ति चिदम्बरम ने आज सुबह मांग की कि प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य के बाद
संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और उसमें प्रधानमंत्री देश के सामने स्थिति स्पष्ट करें कि देश के सामने संकट क्या है। प्रधानमंत्री सिर्फ ऐसे थोड़ी ये बोलकर निकल जाएंगे कुछ भी। आपने तो भाई संसद के अंदर खड़े होकर कहा था कि संकट आने वाला है। 19 मिनट का सबसे कम भाषण जब तक का उनका हुआ है उसके बाद। और राजीव जी, उसी दिन से गैस की किल्लत किस तरीके से शुरू हो गई थी हम लोगों ने देखा। 5-5 हजार रुपए का सिलेंडर बिकना शुरू हो गया। आप दावे करते रहे, FIR दर्ज कराते रहे। तो FIR दर्ज कराने में हमारी सरकार जो है, प्रधानमंत्री कोरोना काल की याद दिला रहे हैं। आपको याद होगा राजीव जी, कोरोना काल में लाखों मुकदमे दर्ज किए गए थे। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 1 लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए थे। तो आप सिर्फ FIR कराकर और मुकदमे दर्ज कराकर आप संकट से क्या मुंह मोड़ लेंगे? संकट हल हो जाएगा। अगर संकट देश के सामने है तो प्रधानमंत्री को खुलकर देश को बताना चाहिए कि ये देश के सामने संकट है। तो आप संकट क्या है ये तो बता नहीं रहे हैं, लेकिन संकट से लड़ने की आप आह्वान कर रहे हैं। अरे भाई, इस देश को संकट में धकेलने वाला कौन है? देश को संकट में धकेलने वाले भी नरेंद्र मोदी हैं, उनकी सरकार है। कोई दूसरा तो आगे देश को संकट में धकेल नहीं गया। आपने जिस तरीके से अपनी विदेश नीति का कबाड़ा किया और आज भी पता नहीं है इस देश की विदेश नीति क्या है। तो अगर आपकी विदेश नीति पता नहीं है क्या है, अब देखिए राजीव जी, युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में और वहां समझौते की बात करा रहा है बैठ के पाकिस्तान। तो भाई, अब पाकिस्तान अगर समझौते की बात करा रहा है वहां, तो आपने क्यों नहीं कराई थी? आप तो बाहर रुकवाते हैं, पप्पा ने बाहर रुकवा दी थी, तो आपने क्यों नहीं की इस पे पहल? आप क्या नहीं कर सकते थे? अब राजनाथ सिंह जी राजीव जी बीच में एक दिन कह रहे थे, कहीं गए थे वो अभी जब रक्षा मंत्री, कि भारत इसमें जो है वो समझौता करा सकता है। अरे भाई, तो रोका है किसने? करा दो समझौता। अगर भारत करा सकता है समझौता, बड़ी खुशी होगी हमको, भारत ने समझौता करा दिया। तो राजीव जी, ये कुल मिलाकर जो लफाजी सब करते हैं प्रधानमंत्री और उनकी पूरी पार्टी जो है, उन लफाजियों का ही नतीजा ये है कि देश के सामने इस तरीके का संकट खड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने राजीव जी कोरोना से पहले भी इसी तरीके की बात कही थी कि देश के सामने बड़ा संकट आने वाला है। तब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता सब जो टूट पड़े थे कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। और उसके बाद फिर आपने सारी बातें वही मानी जो राहुल गांधी ने कहा। अब राहुल गांधी ने कहा कि देश के सामने बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, तब तो आप कह रहे थे राहुल गांधी देशद्रोही है, राहुल गांधी जो है देश की परिस्थितियों को समझते नहीं हैं, उनको समझना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। और अब उसके बाद फिर प्रधानमंत्री संसद के अंदर आकर भाषण दे देते हैं 19 मिनट का कि देश के सामने जो है संकट आने वाला है, कोरोना से भी बड़ा संकट आने वाला है। फिर आप निकल जाते हैं चुनाव प्रचार पर, चुनाव प्रचार से लौट कर आते हैं तो फिर आप जो बताने लगते हैं देश के सामने संकट है। तो भाई, ये संकट अगर है, आपको मालूम है संकट है, अगर राजीव जी यही मान लिया जाए कि जब आपने संसद के अंदर 19 मिनट का भाषण दिया था तब आपको मालूम था संकट आने वाला है, और आज अगर देख लिया जाए कि संकट जो आप कह रहे हैं संकट आने वाला है, तो इस बीच में संकट को टालने के लिए प्रधानमंत्री ने, उनकी सरकार ने क्या उपाय उठाए, देश को बताया जाए। अब राजीव जी, चर्चा ये है कि पेट्रोल के दाम 50 रुपए लीटर तक बढ़ सकते हैं, और चूंकि राहुल गांधी ने 29 अप्रैल को ट्वीट कर दिया था कि अब चुनाव खत्म हो गए, अब जो है दाम बढ़ जाएंगे, तो रोक रखा गया कुछ दिन के लिए। गैस के दाम बढ़ा दिए गए, और किस गैस के दाम बढ़ा दिए गए? कॉमर्शियल गैस के दाम बढ़ा दिए गए। वो छोटू सिलेंडर जो मजदूर यूज करता है उसके दाम बढ़ा दिए गए जी। तो ये आपने दाम बढ़ा दिए, इस दाम का फिर क्या है? अब राजीव जी, जो पेट्रोल और उस पर है, उस पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई चुपके से, नहीं बताया गया, लेकिन वो एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद भी काम नहीं चल पा रहा है, तो दाम और बढ़ाए जाने हैं। और आप सबसे कह रहे हैं देश से कि भाई आप लोग जो है संयम बरतिए। अब राजीव जी, ये मीडिया जो है ये भी लुटा हुआ है। अब बताया जा रहा है कि 70 देशों में पहले से ही जो वर्क फ्रॉम होम जो है लागू हो गया है और ये कटौतियां हो गई हैं। तो भाई 70 देशों में तो राजीव जी स्वास्थ्य की सुविधाएं भी हैं, 70 देशों में तो नौकरी पक्की भी है, 70 देशों में तो बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन भी है, 70 देशों में तो शिक्षा मुफ्त भी है। तो वो 70 देशों का क्यों नहीं बता रहा कोई? अब प्रधानमंत्री जिन देशों में जा रहे हैं उन देशों में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है और रोजगार की क्या स्थिति है, जिन देशों में जा रहे हैं वहीं का बता दिया जाए। तो प्रधानमंत्री जो बातें कर रहे हैं राजीव, जो भारतीय जनता पार्टी जो बातें कर रही है, ये एक बड़े संकट की ओर धकेल चुके हैं देश को, सिर्फ उसकी बात कह रहे हैं। मुझे लगता है राजीव जी कि प्रधानमंत्री अब झोला उठाकर चलने की तैयारी कर रहे हैं और बताएंगे भी नहीं किसी को कि झोला लेकर प्रधानमंत्री निकल गए हैं। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि भारत के हालात जो हैं वो श्रीलंका और नेपाल जैसे कतई ना हो, देश सुधर जाए। मुझे याद है राजीव जी, स्वामी जी जब पहले थे और जब दाम बढ़ रहे थे इसके डॉलर के, तो स्वामी जी ने कहा था कि 96 रुपए से ऊपर हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी।
इसको 3 साल से ज्यादा हो गया इस बात को कहे हुए। जी तो राजीव जी, स्वामी जी हमारे साथ, वाला स्वामी जी हैं हमारे साथ, अर्थशास्त्री भी हैं स्वामी जी, अच्छे। और 96 रुपये आज अभी देख रहा था मैं, आज डॉलर की कीमत 95 रुपये 31 पैसे पे डॉलर बंद हुआ। ये कीमत 95 रुपये के ऊपर, मतलब 96 रुपये ऑलरेडी है। स्वामी जी, अर्थव्यवस्था कहाँ है? अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से, अर्थशास्त्र को अच्छी तरह से आप जानते हैं। आखिर नरेंद्र मोदी, स्वामी जी, सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी आखिर इस बात के उनके कहने का क्या मतलब है? मैं मतलब समझना चाहता हूँ। पश्चिम एशिया में जंग के हालात बने हुए हैं, जंग नहीं, जंग के हालात बने हुए हैं। अमेरिका भी नहीं चाहता है जंग हो, लेकिन फिर भी वो जंग जैसे हालात बना के रखा हुआ है, और वैसी हालत ईरान की तरफ से भी है। ऐसे में भारत के ऊपर जो इसका असर पड़ने वाला था वो पड़ चुका है। उस बारे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ऑलरेडी बता चुके हैं, विपक्ष के तमाम नेता आगाह कर चुके हैं। तब तो नरेंद्र मोदी के को बिल्कुल और पूरी सरकार को लगता था कि ये लोग विरोध कर रहे हैं, विपक्षी हैं। आज क्यों बोल रहे हैं? देखिए राजीव जी, असल में जो नरेंद्र मोदी जो एक षड्यंत्र करना चाहते थे, एक ट्रैप बिछाना चाहते थे, उसमें वो सफल हो गए। और लेट अस बी वेरी फ्रैंक, अभी प्रशांत जी ने भी कहा, अमलेंदु जी ने भी कहा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, अगर बैक ऑफिस से आप कहें, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में टैक्स स्ट्रक्चर क्या था, क्रूड के प्राइस क्या थे और हमको किस दाम पे मिलते थे, और आज के तारीख में जो दाम क्या वही नहीं है इंटरनेशनल क्रूड प्राइस जो कि उस समय थे। उस समय भी यही दाम थे, आज भी वही दाम है। केवल इन्होंने पिछले 11 साल के अंदर टैक्सेस बढ़ा के जो बड़े बड़े पूंजीपति मित्र थे उनके लोन माफ किए, अपने मित्रों को देश छोड़ के भागने में, रेड कॉर्नर नोटिस को विड्रॉ करके उनको भागने में मदद की, और देश की जनता को केवल 5 किलो अनाज देके मूर्ख बनाया। और अब ये क्या करेंगे? ये देखिए इनकी स्ट्रेटेजी समझिए, स्ट्रेटेजी क्या है। हम ही लोग इनके ट्रैप में फंस के कह रहे हैं कि 50 रुपए दाम बढ़ाने पड़ेंगे। अब ये कल क्या कहेंगे? साहब देखिए, सब कह रहे थे अर्थशास्त्री 50 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे, हमने देखिए 10% टैक्स कम कर दिया, 40 रुपए तो बढ़ाए ना। देखिए हमारा एहसान मानिए, हम इनके ट्रैप में फंस रहे हैं। हम तो ये कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में जो टैक्स स्ट्रक्चर था, और ये सेस लगा लगा के जो आपने स्टेट गवर्नमेंट का नुकसान करके आपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तिजोरियां भरी हैं, वही टैक्स स्ट्रक्चर लागू कर दीजिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में था। और जैसे मनमोहन सिंह ने सब्सिडाइज किया था, आपने पिछले 11 साल में 40-50 लाख करोड़ लूटा है ना देश की जनता से, जीएसटी से लूटा है ना, टोल टैक्स से लूटा है ना, सब्सिडाइज कर दिए। देश की जनता इस समय मुश्किल में है। अगर देखिए देश की जनता मुश्किल में है तभी देश मुश्किल में है। देश की जनता और देश में कोई अंतर नहीं है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, भारत माता की जय करने से पहले देखो तुम्हारी जय हो रही है कि नहीं हो रही है। हमसे ही देश है, हम देश से हैं और देश हमसे है। तो हमारे देश के 90% लोग अगर 25,000 तनख्वाह नहीं पाते हैं, आपको पता है, फिर गुड़गांव, फरीदाबाद और मुजेसर वगैरह में जो मजदूर हैं वो अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए अपने फैक्ट्रीज के सामने खड़े हुए हैं। और आप कह रहे हैं कि उनसे वो अपने खर्चे कम करें। वो बेचारों के तो खर्चे चल ही नहीं रहे हैं, वो तो अपना परिवार पाल ही नहीं पा रहे हैं। उनसे करें खर्चे कम करें। और उधर मुकेश अंबानी साहब की बहू जो हैं और उनकी बेटी जो हैं, वो 150 करोड़ के हीरो के ब्लाउज पहनेंगे, 5,000 करोड़ की उनकी शादियां होंगी। आप कन्वॉय लेके चलेंगे, 5 बार ड्रेस बदलेंगे, आप 1.5-2 लाख रुपए आपके हेयर ड्रेसर लेंगे, और हमसे कह रहे हैं अरे हम तो वैसे ही अपने घर के खर्चे चलाने में परेशान हैं। हमारे देश के गरीब लोग बेचारे अपना आज परेशान है। 11,000 में तनख्वाह नहीं चल रही, 30% आप दाम बढ़ा देंगे, और इस चीज का फायदा उठा के 30-40 रुपए आपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, लोग मजदूर हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। फिर वही हालत आपको दिखाई पड़ेगी कि एक माँ जो है अपने बच्चे को अटैची में खींचते हुए ले जाएगी, और एक 15 साल की लड़की अपने बाप को साइकिल में उठा के 1600 किलोमीटर ले जाएगी। आपने देश की यह हालत बना दी है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के बजाय थोड़ा अर्थशास्त्र पढ़ लिया होता, या अर्थशास्त्र के लोगों से ज्ञान कर लिया होता। और आज आप ये कह रहे थे आलोक रंजन के बारे में, अरे महाराज ये वही आदमी है जिसके दोनों बच्चे अमेरिकन सिटीजनशिप ले चुके हैं, और इसने खुलेआम ये कहा था कि मेरे को बड़ा गर्व है आज के तारीख में मेरे दोनों बच्चों ने अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली है। ये वो लोग हैं अपने बच्चों को विदेश में भेजते हैं, वहां से आनंद लेते हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, और हमारे देश के गरीब लोगों को वो ज्ञान देते हैं।
हमारे देश के ये 15 लाख करोड़ जो पूंजीपतियों के माफ किए हैं, उनसे घसीट घसीट के उनसे पैसा वसूलो, उनकी फैक्ट्रियां नीलाम करो, उनके घर नीलाम करो। वो 5 स्टार होटल में रहते हैं, 5-5 मंजिल कोठियों में रहते हैं, और हमारी गरीब जनता को आप उपदेश दे रहे हैं। गरीब जनता को उसका अधिकार मिलना चाहिए। और ये अमीर जो सबसे बड़े पूंजीपति विश्व के बन रहे हैं, ये बड़े बड़े राष्ट्रीय सेठ जिनको राष्ट्रीय संपत्तियां दी जा रही हैं, हमारे देश की गरीब जनता का इस देश पे ज्यादा अधिकार है। और गरीब जनता का पेट भरिए, उनको आनाकानी मत कीजिए, उनकी तनख्वाहें बढ़ाइए। बिजनेस आपने ठप कर दिए, हर जगह डिमोलिशन आप कर रहे हैं, हर जगह डिस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं, दुकानदारों को आप उजाड़ रहे हैं। सदर बाजार के अंदर दुकानों में जा जाके ये उनके चालान काट रहे हैं। छोटी सी दुकान है, पैकिंग भी अगर घर बार कर देता है तो एमसीडी वाले आते हैं, 20,000 का चालान ठोक के चले जाते हैं। वो भी स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। उद्योग धंधे ठप हो गए, बिजनेस लोगों के खत्म हो गए, रेंटल इनकम निकाल नहीं पा रहे, और इनके बड़े बड़े पूंजीपति मित्र विश्व की सबसे अमीर की श्रेणी में शामिल हो रहे हैं। ये षड्यंत्र है देश की जनता के साथ, देश के गरीबों के साथ षड्यंत्र है। ये देश की जनता मूर्ख न बने, इनकी बात न सुने, उनसे कहे खुद त्याग कीजिए, तब हमसे त्याग करने की बात कीजिए। जी जी, ये त्याग की बात और ये प्रॉब्लम, प्रशांत जी, इस प्रॉब्लम की जड़ में अगर जाएं तो क्या सिर्फ पश्चिम एशिया में जो कुछ चल रहा है वही है जिसको प्रधानमंत्री कह रहे थे कल? देखिए, प्रॉब्लम की जड़ तो नफरत की पॉलिटिक्स है कि आप नफरत की पॉलिटिक्स करके, ध्रुवीकरण करके सत्ता में आ जाते हैं, और उसके बाद आप जनता का काम नहीं करते, आप पॉलिसीज पे ध्यान देते, और आपको एक इत्मीनान है कि हम ज्ञानेश कुमार से और SIR करा के किसी तरीके से चुनाव हम जीत लेंगे, और बाकी हिंदू मुसलमान करेंगे। आपने एक मीडिया लगा रखा है जो सुबह शाम देश को तोड़ने की, समाज को तोड़ने का काम करता है, और आपको उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको मालूम है कि इस देश में हम अगर पेट्रोल कितने भी दाम पे बेचेंगे, कितना भी अन्याय करेंगे, कितना भी अनैतिक शासन करेंगे, आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक नफरत फैलाने वाला मीडिया है जो आपसे सवाल नहीं पूछेगा, जनता को गुमराह करेगा, और आपकी सारी अनैतिक और चीज़ों को वो जायज़ ठहराएगा। अब आप देखिए, रूस से सस्ता तेल लेकर मुकेश अंबानी ने, मोदी जी के दोस्त, 7.5 लाख करोड़ रुपए कमाया एक्सपोर्ट करके। 7.5 लाख करोड़ 2.5 साल में। भारत की जनता को 1 रुपया नहीं मिला। क्या 1 रुपए की भी छूट मिली पेट्रोल के दाम पे, डीजल के दाम पे, गैस में? 1 रुपए की छूट नहीं मिली। लेकिन आपके मित्र 7.5 लाख करोड़ रुपए कमा सकते हैं। मनमोहन सिंह के समय, अभी स्वामी जी कह रहे थे, मनमोहन सिंह के समय लगातार उनके शासनकाल में, क्योंकि वो वॉर्स वहाँ हो रहे थे मिडिल ईस्ट में, लगातार $100 से ऊपर रहा है क्रूड ऑयल, और 60 रुपए लीटर हमको तेल मिलता था। तब भी हंगामा होता था। 500 रुपए के सिलेंडर में भी स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके प्रचार करती थी। तो अब तो सिलेंडर, अभी हम बताया अमरिंदर जी ने कि छोटा सिलेंडर जिसको छोला कुलचा या जो पटरी दुकानदार इस्तेमाल करता है, और जो मजदूर इस्तेमाल करता है, जो एक कमरे के मकान में रहता है, वो इस्तेमाल करता है, उसके दाम बढ़ा दिया आपने। तो ये तो मतलब ये काम तो कोई कसाई कर सकता है? इतना बड़ा इकॉनमी, इतनी बड़ी देश, और बड़े चुपके से वॉर के दौरान, राजीव जी, 10 मार्च को, 28 तारीख को वॉर शुरू हुआ है, 10 मार्च को एस्मा लग गया था गैस की सप्लाई पर। एसेंशियल मेंटेनेंस, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लग गया था कि गैस कहाँ दी जाएगी, इंडस्ट्री को दी जाएगी कि कंज्यूमर को दी जाएगी, ये सब लग गया था। तो इनको अंदाज था कि गड़बड़ होने जा रहा है, तो आपने किसी को रोका नहीं। अब आप देखिए कि आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिरा हुआ है, कैसे गिर गया। यूरोप के देश भी प्रभावित हुए हैं, लेकिन यूरोप के देश
ट्रंप के कहने पर इजराइल के साथ नहीं खड़े हुए, उन्होंने न्यूट्रल एक पोजीशन रखी, उसका उनको बेनिफिट मिला। तो कुल मिला के राजीव जी ये है कि आपकी गलत नीतियां, गलत विदेश नीति की वजह से इस वक्त का जो आर्थिक संकट है उसका युद्ध से कोई मतलब नहीं है। युद्ध तो चीन के लिए भी था ना, तो चीन का भी तो तेल हॉर्मोज से होकर जाता है। जी। तो युद्ध की वजह से नहीं हुआ है, आपकी गलत विदेश नीति से हुआ है, ट्रंप के सामने सरेंडर करने से हुआ है। तो आपने देश की सॉवरेनिटी को से कॉम्प्रोमाइज किया है, इस वजह से हुआ, और उसकी सजा आप जनता को देंगे। अपना आप राष्ट्रीय ठाट से रहेंगे, 100 गाड़ियां चलेंगी आपकी, हवाई जहाज चलेंगे, दिन में 5 बार आप कपड़े बदलेंगे, हवाई जहाज एयरफोर्स के उड़वाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं, ना कोई ड्रिल है, ना कोई वॉर है, ना कोई एक्सरसाइज है, ना कोई राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी या 15 अगस्त जहां वो एयरफोर्स के जहाज उड़ेंगे। तो अपना शौक पूरा करने के लिए आप देश के रिसोर्सेज को खर्च करेंगे और जनता को उपदेश देंगे जो ऑलरेडी मुश्किल में है। नरेंद्र मोदी जी को टीवी में आके देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए जी कि मुझसे गलती हुई है, मैंने देश के हितों के साथ ट्रंप के कहने से समझौता किया है और ये मुझसे गलती हुई है, आगे के समय हम ध्यान रखेंगे। ये कम से कम उनको ये करना चाहिए। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सुनील जी, ये गलती आगे बढ़ती रही तो फिर आगे क्या होने जा रहा है जो दिख रहा है ऑलरेडी? देश में आर्थिक संकट हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था इस सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है। यह सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर रही जिससे लगे कि वो देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के चिंतित है। आप लोक कल्याण के नाम पर तमाम फ्री भी चलाते जाएंगे। आप सोचिए, कोरोना काल में पूरी दुनिया में एक तरह का संकट था। यह सरकार क्या कर रही थी? 2000 करोड़ रुपए का निवेश करके वो संसद भवन बनवा रही थी। कौन सा उत्पादक का कार्य था वो? उसी दौर में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके नए केंद्रीय सचिवालय बनवाए गए। क्यों बनवाए गए? क्या वह उत्पादक निवेश था? क्या वह औद्योगिक निवेश था? क्या वह रोजगार सृजन के प्रयास थे? कोई भी ऐसा कार्य बताइए आप। उत्तर प्रदेश में 7 या 8 हवाई अड्डे बनवाए गए। क्यों बनवाए गए वो? कितने उसमें संचालित हैं? क्या आप अपनी प्राथमिकताएं नहीं तय करेंगे? क्या आपको इस बात की चिंता नहीं होगी कि जो पैसा खर्च किया जा रहा है उससे देश की अर्थव्यवस्था में कितना फायदा हो रहा है, कितना योगदान हो रहा है? दूसरी चीज, जो कोई भी आप काम करेंगे कम से कम कोई उदाहरण तो प्रस्तुत करेंगे आप। क्या इस सरकार ने अपने खर्चे, जिसको अनुत्पादक खर्चे कहिए आप, या ऐसे खर्चे जिसको कि नियंत्रित किया जा सकते हैं, कोई रोक लगाई? प्रचार तो प्रचार। पश्चिम बंगाल की सरकार का जब शपथ ग्रहण हुआ, देश भर के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वह कोलकाता गए। एक ही शहर से 5-5, 6-6 जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ करके कोलकाता गए हैं। वहां पे हेलीकॉप्टर की, हवाई जहाज की पुलिंग नहीं हो सकती थी। एक अकेले जहाज में मुख्यमंत्री जा रहे हैं, एक दूसरे जहाज में उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं, तीसरे जहाज में पार्टी के अध्यक्ष जा रहे हैं। क्या वहां नहीं हो सकता था? आपने इस देश के सामने कोई ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के सोचने की आवश्यकता है? आपने कोई ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसमें संदेश जाता हो कि जो विदेशी मुद्रा है उसको बचाने की जरूरत है? आपने ऐसी नीतियां निर्धारित की जिससे कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके ऊपर किसी तरह का रोक लगे, उसकी बचत हो सके? कौन सी नीति आपने बनाई है? जो आपने विदेश नीति संचालित की, देश दुनिया के तमाम देशों से हमारे संबंध खराब हुए।
आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर आज ऊर्जा का संकट है तो उसमें सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर रुपए का अवमूल्यन हुआ है, मुद्रा की कीमत बढ़ी है, तो हमारी नीतियां जिम्मेदार हैं। कौन से प्रयास किए गए? क्या यह सरकार बता सकती है कि इसने पिछले वर्षों में रुपए के अवमूल्यन को रोकने के लिए कौन से प्रयास किए? कोई एक ऐसा उदाहरण है आपके सामने? बात तक करने के लिए आप तैयार नहीं है। विदेशी मुद्रा का संकट है, डॉलर की कीमत बढ़ती चली जा रही है। इस कीमत के बढ़ने से हमारे देश के ऊपर एक तरह का आर्थिक संकट बन रहा। इस पर चर्चा भी करने के लिए आप तैयार नहीं थे, नाम भी लेने के लिए आप तैयार नहीं है, और अचानक से आप प्रकट हो जाएंगे, कहिए कि देश हित के नाम पर। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि देश के सामने कोई संकट होगा तो देश की जनता एकदम बिल्कुल एकजुट हो जाएगी, होती रही है। हम अतीत में हमेशा एकजुट हुए हैं, लेकिन सरकारों ने भी उदाहरण प्रस्तुत किया। सरकार ने ऐसा नहीं था कि सरकार ने लोगों से अपील की कि आप बचत कीजिए और खुद जो है अपव्यय पर आमादा रहे। उसने भी अपने खर्च कम किए। उस नेताओं ने भी एक अपने व्यवहार में उस तरह के उदाहरण प्रस्तुत किए। इस सरकार ने क्या किया? अचानक मतलब चुनाव खत्म होते ही आपको संकट नजर आने लगा क्या? कि चुनाव तक कोई संकट नहीं था? यही स्थिति तो कोरोना काल में थी। 2020 फरवरी में ही राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना का संकट पूरी दुनिया में छाने जा रहा है, हम सभी लोग इससे प्रभावित होंगे। किस तरह की बातें कही गई राहुल गांधी के बारे में? जी, उस समय जब पूरी दुनिया कोरोना को लेकर के परेशान थी, बचने के प्रयास कर रही थी, तो प्रधानमंत्री जी नमस्ते ट्रंप कर रहे थे अहमदाबाद में और दिल्ली में। आप केवल और केवल अपने राजनीतिक हितों को ध्यान में रखेंगे और देश के लोगों से अपील करेंगे। ठीक है, यह अपील वाजिब है। प्रधानमंत्री को या संवैधानिक पदों में बैठे हुए लोगों को इस तरह की अपील करनी चाहिए, लेकिन कब? जब ये संकट जिस समय पैदा हो जाए उसी समय। या केवल और जो आपके सामने संकट दिखाई, ये विदेशी मुद्रा का संकट पैदा हुआ है 28 फरवरी से, उसके पहले कोई संकट नहीं था। ऊर्जा का संकट पैदा हुआ 28 फरवरी से, जब युद्ध शुरू हुआ। आज हम और जब बात आप कर रहे हैं उसमें 11 मई है। फरवरी छोड़ दीजिए आप, मार्च, अप्रैल, आधी मई बीत गई। 2.5 महीने बाद आपको याद आएगा। और इतना समय लेकर के कोई आप बात कहेंगे, उसके बाद भी कहा जाए कि नहीं, बहुत जिम्मेदारी के साथ सरकार काम कर रही है। देश के सामने जो ऊर्जा संकट है या आर्थिक संकट है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। इसके लिए इस देश की जनता जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय घटना जिम्मेदार नहीं है। अगर आप अपनी आर्थिक नीतियों को, अपने विदेश नीति को, अपने आयात निर्यात की नीति को आज़ादी के साथ अपने ऊपर एक बिना किसी दबाव के निर्णय नहीं लेंगे तो आपको इन स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप आज कह रहे हैं, आप सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। जब डीजल और पेट्रोल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम थी तब आपने कौन सा राहत दे दिया था? तब तो इतनी कीमत नहीं थी। क्या इस देश के नागरिकों को कम कीमत पे जो दुनिया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थी उसका लाभ भारत के नागरिकों को मिला? नहीं मिला, कम कमा रही थी। और कल अखबारों में छाप रहे हैं आप कि 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है आर्थिक पेट्रोलियम कंपनियों को। फायदा कितना हुआ था वो भी आप कोई प्रेस रिलीज करके बता देता, और उस फायदे का कितना हिस्सा आपने आम नागरिकों को दिया। तो ये एक जो माहौल बनाने की तैयारी की जाती है, निश्चित रूप से ये डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की तैयारी। और प्रधानमंत्री के इस भाषण के पहली अपील के पहले ही अखबारों में एक खबर बड़ी पैमाने पर छपी कि कितने लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है तेल कंपनियों को। मतलब आप क्या बताना चाहते हैं? और उसके बाद आपने अपील कर दिया कि बड़े तरीके से आप उनकी कीमत बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ाएंगे? कि अब आप चुनाव को है ही नहीं, चुनाव अब अगले साल है। लेकिन इन कीमत अगर आप एक कीमतें बढ़ाएंगे तो इसकी क्या इसका सामना, इसका राजनीतिक नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। वजह केवल है कि आपने समय पर आवश्यकता के अनुरूप देश हित में अपनी नीतियों का निर्धारण नहीं किया, और आपके अनिर्णय में रहने के कारण, दबाव में लिए गए निर्णयों के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, और उसकी कीमत आम नागरिकों से वसूल करने की कोशिश की जा रही है। जी।
प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? प्रशांत जी, सिर्फ एक बात राजीव जी, कि आप चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। ये सिचुएशन 28 फरवरी से है। आज आप कह रहे हैं कि तेल कंपनियों को 1000 करोड़ रुपए, 1200 करोड़ रुपए प्रतिदिन घाटा हो रहा है। तो ये घाटा तो 29 तारीख के पहले भी हो रहा था। ये तो घाटा 29 अप्रैल के पहले भी हो रहा था, तब आपकी जबान नहीं खुल रही थी। तो आप चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, यानी आपने घाटा होने दिया क्योंकि आपको चुनाव लड़ने हैं। इसको भी तो बात होनी चाहिए, इस पे भी तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। अमलेंदु जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? छोटा सा। हाँ राजीव जी, बिल्कुल। देखिए राजीव जी, एक तो ये है कि भाई अगर कंपनियों को घाटा हो रहा है, तो जब कंपनियों को घाटा होगा तो जेब कटेगी जनता की, और जब कंपनियां मुनाफा कमा रही थी तो वो मुनाफा कंपनियों का। भाई ये कौन सा अर्थशास्त्र है मोदी जी? ये कौन सा हार्डवर्क वाला अर्थशास्त्र है कि जब मुनाफा होगा तो वो कंपनियों का, और जब घाटा होगा तो वो जनता का? बहुत अच्छी बात। और राजीव जी, आपको याद होगा जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पहला उनका भाषण जो था लाल किले की प्राचीर से, मुझे ध्यान पड़ता है कि भाई मैं नसीब वाला प्रधानमंत्री हूं, मेरे प्रधानमंत्री बनते ही कच्चे तेल के दाम घट गए, तो मैं नसीब वाला प्रधानमंत्री हूं। तो भाई तुम नसीब वाले प्रधानमंत्री हो, तुम्हारी वजह से अगर दाम घट गए थे तो तुम ही जो है बदनसीब प्रधानमंत्री हो। तुम बदनसीब भले ही ना हो, मगर देश बदनसीब जरूर है कि तुम जैसा प्रधानमंत्री मिला कि तेल के दाम बढ़ गए। तो याद रखो भाई अपने 12 साल पहले के शब्द, 11 साल पहले के, कि मैं नसीब वाला प्रधानमंत्री हूं तो तेल के दाम घट गए, तो तेल के दाम बढ़े भी तुम्हारी वजह से ही है। तो ये भी याद रखो। और फिर सीधी सी बात ये है राजीव जी कि जब आपके जो है मित्र जो हैं वो जब दाम कूट रहे थे, रूस से सस्ता तेल खरीद रहे थे, तो मुनाफा उनका, और फैक्ट्री ले जाकर लगाएंगे, रिफाइनरी ले जाकर अमेरिका में, और उसकी कीमत भुगतेगा यहाँ का नागरिक। तो भाई ये कौन सी देशभक्ति है मोदी जी? देशभक्ति का वजह बता दो, ये कौन सी देशभक्ति है कि अंबानी जो है पैसा कूटेगा रूस से सस्ता तेल खरीद कर और रिफाइनरी लगाएगा अमेरिका में, और उसकी भरपाई जो है वो देश का नागरिक करेगा। हम देशभक्ति का सबूत दें और अंबानी जो है वो देशभक्ति अमेरिका में रिफाइनरी लगा कर देगा। तो मोदी जी ये कैसी देशभक्ति है? तो ये देशभक्ति मोदी जी बताएं। इसके जवाब मोदी जी क्या देंगे राजीव जी? तो बहुत सारी बातें हैं। मोदी जी देशभक्ति की बात कर रहे हैं बाकायदा, तो मोदी जी बताएं फिर देशभक्ति कैसी कैसी। और भी बहुत से सवाल फिर मोदी जी से पूछे जा सकते हैं कि क्या क्या देशभक्ति के पैमाने हैं और क्या क्या आपने अब तक किया है, सब मिलाकर। तो राजीव जी कुल मिलाकर जो है इन्होंने देश को संकट में जानबूझकर धकेला है। और सीधी सी बात यह है कि अगर आपको मालूम था कि संकट आने वाला है और आपने पहले भी कह दिया था, तो ये संकट के आपने रोकने के उपाय क्या किए? आप सीधा सीधा एक बात का जवाब ये दे दीजिए, सब बातें छोड़ दीजिए कि साहब आपको जो है वो पहले आपने क्या कहा और अब आप क्या कह रहे हैं। सिर्फ इतना बता दीजिए कि 28 फरवरी से जब युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद आज तक आपने इसको रोकने के लिए, संकट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं? देश की जनता को ये बता दीजिए। देशभक्ति का सबूत हम दे देंगे, पहले आप अपनी देशभक्ति का सबूत दीजिए कि आपने इतने दिनों में क्या किया देश के लिए, ये बताएं पहले नरेंद्र मोदी जी। प्रशांत जी कुछ जोड़ना है? प्रशांत जी कुछ जोड़ना जी। प्रशांत जी जी अमरेंद्र जी, एक भी पॉलिसी इनिशिएटिव नहीं है, जीरो, एक भी नहीं है, जीरो। 28 फरवरी से लेके आज जब हम बात कर रहे हैं, सिर्फ इस भाषण के और उपदेश के पॉलिसी इनिशिएटिव जीरो है, एक भी नहीं है जी। बिल्कुल। अच्छा, जो भाषण उन्होंने कल तेलंगाना में दिया वही भाषण आज गुजरात में, बड़ौदा में दे रहे हैं, और वही सारी बातें रिपीट कर रहे हैं, वही सारी बातें जिसमें पेट्रोल डीजल की खपत कम कीजिए, सोना चांदी की खपत कम कीजिए। लखनऊ की कुछ तस्वीरें आई हैं, वहाँ के सर्राफा व्यापारी जो हैं वो सड़कों पे आ गए हैं, वो धरना देने लगे कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मत खरीदो। अब अगर प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि सोना चांदी मत खरीदो, तो सोना चांदी बेचने वाले लोग क्या करेंगे? सोचिए जरा। सुनील शुक्ला जी कुछ। सुनील जी, मैंने अगर आप कहेंगे कि आप यात्राएं ना करें तो टूरिज्म सेक्टर का क्या होगा? होटल उद्योग कहाँ जाएगा? सवाल है कि ये आप अगर
आपने कहा कि आप रासायनिक खादों का उपयोग मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन जो ये बिना रासायनिक खादों के उत्पादन हो रहा है, जैविक उत्पाद हो रहे हैं, उसका बाजार कहाँ है? उस बाजार को बनाने के लिए कौन से आपने प्रयास किए? उसका बाजार है, क्या उसका बाजार शुक्ला जी, आपको याद होगा कि जब बजट पेश किया गया था तो गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे बनाए जाएंगे वो जैविक खेती को के लिए, और वो कौन करेंगे? वो अडानी जी करेंगे। तो ये तैयारी की जा रही है कि जैविक खरीदो, अडानी जी का खरीदो, खाद्य तेलों का कम कर दो उपभोग, क्योंकि खाद्य तेलों पे कब्जा जो है अडानी जी का है, दाम बढ़ेंगे उसके भी, इसलिए तैयार हो जाओ अडानी जी की जेब बढ़ाने के लिए। ये है शुक्ला जी इसके पीछे। बिल्कुल सही है। यही एक बार आप जो दूसरे व्यापारों से नहीं, आप सही कर रहे हैं ना कि बिल्कुल प्रो कारपोरेट सरकार है, कारपोरेट को फायदा होता रहे, कारपोरेट के नुकसान को लेकर के आप तुरंत चिंतित हो जाएंगे, आम आदमी कितना प्रभावित होगा इससे आपको कोई मतलब नहीं है। और चुनावी हित, दलीय हित को ध्यान में रख करके लिए गए निर्णय और किए गए अपील का जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जनता उसको उसी रूप में लेती है कि आप अभी भी राजनीति कर रहे हैं चीजों में, इसमें देश हित नहीं जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से संकट है, दुनिया के पैमाने पर संकट है, लेकिन इस संकट से निपटने का यह तरीका नहीं है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही। जी प्रशांत जी आपने कही, आपने शुरुआत में श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया। जी, श्रीलंका का एग्जाम्पल सामने है। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को ये किसने सलाह दी है कि आप कहेंगे कि रासायनिक खाद मत इस्तेमाल करें किसान। ये देश फूड क्राइसिस में चला जाएगा। श्रीलंका में 50% इन्फ्लेशन बढ़ गया था, 50 फूड इन्फ्लेशन 50% बढ़ गया था इसी खाद की वजह से। तो ये सब चीज सिंगोल और ये असल में मुझे लगता नहीं, मैं आपने भी राजीव जी, शुक्ला, सुनील जी, तमाम प्रधानमंत्रियों को देखा। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय कई प्रधानमंत्रियों का के समय कवर किया। मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन में, अभी लगभग 2 दशक से भी ऊपर वो चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने जीवन में कोई 20-25 पेज का पीडीएफ का पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा। मुझको अंदाज इस बात का नहीं है। श्रीलंका ने, मैं अभी हम लोग जिक्र कर रहे हैं तो उसका थोड़ा बता देता हूं, हमारे तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अप्रैल 2021 में श्रीलंका ने ये निर्णय लिया कि हम लोग पूर्ण जैविक खेती करेंगे। पूर्ण जैविक खेती, हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, किसी भी ढंग के फर्टिलाइजर्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे, यूरिया नहीं इंपोर्ट करेंगे, रासायनिक उर्वरक बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, कीटनाशक का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सब कुछ हुआ। इसके बाद चावल का पैदावार 30% कम हो गया, 30% से ज़्यादा की गिरावट चावल के पैदावार यानी धान में। चाय के उत्पादन में 27% की गिरावट आई। गंभीर खाद्य असुरक्षा से वहाँ उत्पन्न हो गई, श्रीलंका में आफत आ गई और ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। नवंबर 2021 में ये निर्णय वापस लेना पड़ा और निर्णय लेने के पीछे एक ये भी था कि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया जाए। ये भी था जो नरेंद्र मोदी जी यहाँ कह रहे हैं। श्रीलंका ने विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के एक उपायों में जो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फर्टिलाइजर फिर यूरिया इसका इस्तेमाल न के बराबर करें, कम करें, धीरे धीरे आप ख़त्म करने की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। अप्रैल 2021 और नवंबर 2021 में ही, ऐसा नहीं कि नवंबर 2025 की बात कर रहा हूँ, नवंबर 2021 में ही श्रीलंका को यह निर्णय वापस लेना पड़ा। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। पड़ोस में छोटा सा देश है, वहां ऑलरेडी इसका प्रमाण है। तो आप निर्णय लेते हैं। अर्थशास्त्री देश में, दुनिया में बहुत हैं। कुछ लोगों से बात कर लेते, कुछ लोगों से कंसल्टेंट कुछ लोगों को बना लेते तो बात होती। लेकिन कंसल्टेंट बनाना है तो कैसे चुनाव जीता जाए, कंसल्टेंट बनाना है तो कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में किसको ऑब्जर्वर बनाया जाए, ये है, किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए, उसको बाद में उसको सीधे चीफ सेक्रेटरी बना दिया जाए। अगर आपके दिमाग में यही चलना है तो फिर तो देश जा रहा है, गर्त में जाएगा, संकट में है। व्यापारियों का क्या है?
सोने का भंडार 822 टन है अभी देश में, जो पिछले बार से कम है, अभी कम हुआ है, लेकिन लगभग बराबर है, ज़्यादा कम नहीं है, लगभग बराबर है। $5 बिलियन कम हुआ है राजीव जी जी, $5 बिलियन कम हुआ है। $5 बिलियन कम है, $5 बिलियन कम है। तो ठीक मंदिरों है, में 30,000 टन से ऊपर है। मंदिरों में देखिए 822 टन में से 3,000 टन तो वही है मंदिरों में। सोमनाथ आज गए थे नरेंद्र मोदी जी, सबसे ज़्यादा, हालांकि सोमनाथ में नहीं, यहाँ है दक्षिण में जो मंदिर है वहाँ है। जगन्नाथ मंदिर, कौन सा मंदिर बताया? उड़ीसा का जो जगन्नाथ मंदिर है उसका भी सोना भी निकाला गया था, दिखाया गया था। चलिए, मंदिरों में बहुत है, जहाँ भी हो वो लोग भी दान केदारनाथ का करें। तो सबसे पहले अपील तो शंकराचार्य नरेंद्र मोदी जी को करनी चाहिए कि 450 मंदिरों से, मंदिर जो हैं वो दान करें। देश को आज ज़रूरत है, मंदिरों से लें सोना जितना है। देश की देशभक्ति वहाँ से भी हम देख सकते हैं, शुरुआत देशभक्ति की वहीं से हो। लेकिन चलिए, थोड़ा भले हम लोग चर्चा को थोड़ा लाइट मूड में कर रहे थे अभी आखिरी पड़ाव में, लेकिन दोस्तों इतना ज़रूर है कि बहुत गंभीर मुद्दा है, संकट में देश है। नरेंद्र मोदी का कल भाषण और आज बड़ौदा में भाषण, ये दोनों भाषण उसी बारे में, एक ही सब्जेक्ट पर भाषण, और ये तब जबकि वो 5 देशों की यात्रा पर निकल रहे हैं। इसी शुक्रवार को 7 दिनों की यात्रा पर निकल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। इससे पहले 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अपने हिसाब से अब सब लोग, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, लगभग मैक्सिमम मुख्यमंत्री गुवाहाटी लैंड कर चुके हैं। जहाज से गए हैं, जहाज से, उसमें पेट्रोल डीजल का खर्चा नहीं आता है, तेल से चलता है, उससे गए हैं। नरेंद्र मोदी भी कल जाएंगे अपने स्पेशल विमान से और वहां हिमंता विश्व शर्मा को ओथ दिलाएंगे।